हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि प्रीसेप्ट्स, गार्निशी ऑर्डर, उसके अलावा क्रॉस क्लेम्स, क्रॉस डिक्री। इन सारे कंसेप्ट्स के बारे में हम इस लेक्चर में समझेंगे। ये सारे ही कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, तो इसलिए हम इनको समझेंगे। राइट, प्रीसेप्ट सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रीसेप्ट से। ठीक है, तो देखिए प्रीसेप्ट का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है जनरल रूल इंटेंडेड टू रेगुलेट बिहेवियर। ठीक है, हम कई बार सुनते हैं कि किसी अथॉरिटी ने प्रीसेप्ट इशू किया, तो प्रीसेप्ट इशू किया, या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ने कुछ प्रीसेप्ट्स इशू किए हैं, तो मतलब उन्होंने बताया कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं, आपको नहीं करना है और ये करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ में हम इसको एक तरह से कमांड की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 46 ऑफ सीपीसी प्रीसेप्ट से डील करता है। आपको ये सेक्शन नंबर याद रखना है, इससे इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। राइट, तो ये कहता है कि अटैचमेंट कैन बी मेड अंडर प्रीसेप्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर। ओके, but this attachment will be for a limited period. It aims at preventing alienation of the property of the judgment debtor not situated within the jurisdiction of the court which passed the decree. ठीक है, तो देखिए क्या है। अब इसको हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि कोर्ट 1 है, कोर्ट 1 ने एक डिक्री पास की। ठीक है, ये D1 डिग्री पास की, और ये डिग्री पास की किसके फेवर में? एक्स के फेवर में। तो एक्स क्या हो गया? डिग्री होल्डर। किसके अगेंस्ट डिग्री पास हुई है? वाई के। ये है जजमेंट डेटर। अब इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में, C1 के जुरिस्डिक्शन में जेडी की प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी नहीं है। जो जुरिस्डिक्शन है वो C2 के जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी है। जहां कोर्ट 2 है वहां के जुरिस्डिक्शन में इसकी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल C1 हम मान लेते हैं भोपाल, C2 हम मान लेते हैं नागपुर। ठीक है, C2 हम मान लेते हैं नागपुर। अब ये प्रॉपर्टी जो है वो नागपुर में सिचुएटेड है। ठीक है, जो C2 की, जो वाई की प्रॉपर्टी है, जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है। अब डिग्री पास हो चुकी है, डिग्री किसके फेवर में आई है? एक्स के फेवर में। अब एक्स को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रॉपर्टी को, जो वाई है, इसको ये एलिनेट कर दे, इसको ये ट्रांसफर कर दे किसी और को, जिससे कि अब एक्स के पास कोई रेमेडी ही ना बचे अपनी डिग्री एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो ये एक्स क्या कर सकता है? एक्स बेसिकली एक एप्लीकेशन दे सकता है। किसको एप्लीकेशन दे सकता है? उस कोर्ट को जिसने डिग्री पास की है। राइट, एप्लीकेशन दे सकता है किस कोर्ट को? जिसने डिग्री पास की है। किसने पास की थी? C1 ने पास की थी। क्या करेगा ये? उसके बाद एक प्रीसेप्ट इशू करने के लिए एप्लीकेशन देगा C1 को कि आप प्लीज एक प्रीसेप्ट इशू कर दीजिए। किसको कर दीजिए? C2 को कर दीजिए, जिसके जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, जुरिस्डिक्शन में जिसके प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जिसको कि अटैच किया जाना है। तो अब C1 क्या करेगा? C2 को एक प्रीसेप्ट जारी कर देगा, राइट, ये बताते हुए कि भाई ये प्रॉपर्टी बेच सकता है। राइट, तो अब क्या होगा इस केस में? फिर जो C2 है वो इस तरह की किसी भी चीज पे कोर्ट 2 जो है, जिसके जुरिस्डिक्शन प्रॉपर्टी है, वो रोक लगा देगा, और ये जो प्रॉपर्टी है इसको फिर जो वाई है वो क्या नहीं कर पाएगा? जजमेंट डेटर जो है वो क्या नहीं कर पाएगा? एलिनेट नहीं कर पाएगा। राइट, इस तरीके से, ताकि प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री हो, अटैचमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट, ऐसा नहीं है कि अटैचमेंट होने से पहले ही वो प्रॉपर्टी हटा दी जाए, पहले ही जो जजमेंट डेटर है उस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर दे। तो इससे बचने के लिए जो कोर्ट डिग्री पास करता है उस कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी जा सकती है प्रीसेप्ट इशू करने के लिए। किस कोर्ट को? जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी है। राइट, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी होती है जनरली वही एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स करता है, तो उसको प्रीसेप्ट दिया जाता है, और वो कोर्ट जो है उसको जो अटैचमेंट होनी है जिस प्रॉपर्टी पे, उसके एलिनेशन पे रोक लगा देती है। राइट, तो इसे हम कहते हैं प्रीसेप्ट। अब हम बात करते हैं गार्निशी ऑर्डर की। ठीक है, ये गार्निशी ऑर्डर क्या होता है? देखो, हम ये सारी चीजें समझेंगे।
जो लीगल टर्मिनोलॉजी है वो भी समझेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बहुत ही बेसिक भाषा में गार्निशी का मतलब समझा देता हूँ, गार्निशी ऑर्डर का मतलब समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं टी, ठीक है। टी जो है डिक्री होल्डर, वी जजमेंट डेटर है, ठीक है। तो बेसिकली कभी वी ने टी से पैसे लिए थे, 10 लाख रुपए लिए थे, वो चुका नहीं पाया, तो कोर्ट ने एक डिक्री पास की और डिक्री पास करके बोला कि ये 10 लाख रुपए टी को दे दिए जाएं, ठीक है। और वो अभी वी अभी नहीं दे रहा है, राइट। अब वी से हम मान लेते हैं जेड ने, ठीक है, कुछ पैसे लिए थे, मान लीजिए वी से जेड ने 7 लाख रुपीस लिए थे, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में अगर हम देखें टी और वी के बीच में, तो डेटर कौन है? डेटर वी है, क्रेडिटर टी है, क्योंकि पैसा वी ने ले रखा है उधार 10 लाख। और वी और जेड के बीच में अगर हम देखें तो डेटर कौन है? जेड है, और क्रेडिटर कौन है? वी है। तो मतलब यहाँ पे जेड जो है 7 लाख रुपए जेड इज सपोज टू रिटर्न टू वी, राइट। अब जो गार्निशी ऑर्डर होता है, गार्निशी ऑर्डर क्या करता है? गार्निशी ऑर्डर बेसिकली ये बोलता है कि ये जो पेमेंट है ये डायरेक्टली जेड, जो जजमेंट डेटर का जो डेटर है, जजमेंट डेटर कौन? वी, इसका डेटर कौन? जेड। ये पेमेंट जो 7 लाख रुपए का है, पूरा 10 लाख तो नहीं है बट फिर भी जो 7 लाख रुपए का है, ये पेमेंट जेड वी को ना करके डायरेक्टली किसको कर दे? टी को कर दे, राइट। जजमेंट डेटर का डेटर जो है वो डायरेक्टली पेमेंट किसको कर दे? क्रेडिटर को कर दे। इस चीज को हम बोलते हैं गार्निशी ऑर्डर, राइट। हो सकता है ये 7 लाख रुपए वी को दे, वी फिर इधर उधर वो पैसे कर दे, पैसे ना दे टी को, तो इस ताकि स्मूथली वो पैसा उतना मिल जाए जितना संभव है, राइट। उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि जो जेड है, राइट, जो जजमेंट डेटर का डेटर है, वो डायरेक्टली पूरा पैसा जो भी डेट, जो whatever the amount that he is supposed to pay to V, he can directly pay it to the creditor, that is T in this case, right. अब the word, अब हम, ठीक है, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। इसमें एक और कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए ये 7 लाख रुपए इसने बैंक में जमा करके रखा हुआ है। किसने? वी ने बैंक में रखा हुआ है। तो यहाँ पे कोर्ट डायरेक्ट ऑर्डर कर सकता है बैंक को कि ये जो पैसा है वी को ना देकर डायरेक्टली टी को दे दिया जाए। इस तरीके से भी काम कर सकता है, ठीक है। तो अब जबकि आपका बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि जनरल तरीके से कि गार्निशी ऑर्डर होता क्या है, तो अब हम समझते हैं इसके जो प्रोविजंस हैं उनको। तो देखिए, वर्ड गार्निश हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम एन ओल्ड फ्रेंच वर्ड गार्नर। इट मीन्स अ पर्सन, विच जनरली मीन्स टू वॉर्न और टू प्रिपेयर, ठीक है। गार्निशी का मतलब होता है अ पर्सन हु इज डेटर टू अ जजमेंट डेटर, ठीक है। तो हमने जो एग्जांपल लिया उसमें जो टी, उसमें जो जेड था, ही इज अ गार्निशी, ठीक है। जेड क्या है? गार्निशी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डेटर है जजमेंट डेटर का, जजमेंट डेटर है वी, ठीक है। नाउ he is the person on record in the court who is liable to pay the debts to judgment debtor, ठीक है। ये वही है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि वो डायरेक्टली किसको पैसा पे करेगा? जो जजमेंट डेटर का डेट है वो डायरेक्टली क्रेडिटर को पे कर सकता है। Hence a garnishee order is issued by the court to a third party in a suit compelling him to pay a certain amount directly to the creditor, right, instead of paying to the judgment debtor. Hence, a garnishee order is issued by the court to the third party in a suit compelling him to pay. अभी जो सर्टेन अमाउंट है किसको पे कर सकता है? डायरेक्टली क्रेडिटर को, डिक्री होल्डर को पे कर सकता है गार्निशी, राइट। अ गार्निशी ऑर्डर इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू द डिक्री होल्डर। ऑब्वियसली डायरेक्ट डिक्री होल्डर को बेनिफिशियल है, क्यों? क्योंकि उसको गार्निशी से डायरेक्ट पैसा मिल जा रहा है, क्योंकि ये उसको लॉस से प्रोटेक्ट करता है ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स विद जजमेंट डेटर, ठीक है। जजमेंट डेटर के पास फंड्स नहीं भी है तो कोई बात नहीं, जजमेंट डेटर ने जिसको पैसे दे रखे हैं, जिसको डेट दे रखा है, वो जो डेटर है वो डायरेक्टली पैसा पे कर सकता है, राइट। इट एक्ट्स एज एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ रिसीविंग द अनपेड अमाउंट फ्रॉम द डेटर इफ ही फेल्स टू प्रोवाइड द सेम। ये एक ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है ऑफ रिसीविंग द अनपेड अमाउंट फ्रॉम डेटर, अगर वो
पैसा प्रोवाइड नहीं कर पाता, राइट। अ गार्निशी ऑर्डर कैन बी मेड बाय द कोर्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स टू पे द डेट अमाउंट डायरेक्टली टू द डिक्री होल्डर इंस्टेड ऑफ पेइंग इट टू द जजमेंट डेटर। ये हम देख चुके हैं, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कि मान लीजिए ए है, बी है, ए जो है वो डिक्री होल्डर है, बी जजमेंट डेटर है, इसने अपने 15 लाख रुपए बैंक में रखे हुए हैं, तो कोर्ट डायरेक्ट बोल सकता है इस बैंक को कि ये अमाउंट तुम सीधा इसको पे कर दो, जो भी अमाउंट जो है, मान लीजिए ये 15 लाख रुपए ही जो बी है इज सपोज टू पे टू ए, राइट, ये डेट है इसके ऊपर, तो कोर्ट क्या बोल सकता है, डायरेक्टली बैंक को बोल सकता है कि प्लीज क्रेडिट दिस अमाउंट इन द अकाउंट ऑफ डिक्री होल्डर दैट इज ए इन दिस केस, राइट। आई थिंक अब आपको ये समझ आया होगा, राइट। ये जो गार्निशी ऑर्डर से रिलेटेड प्रोविजंस हैं ये 1976 के अमेंडमेंट में ऐड किए गए थे। अमेंडमेंट जो सीपीसी में हुआ था काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव अमेंडमेंट था, उस अमेंडमेंट से सीपीसी में ऐड किए गए थे। 46A to 46I जो रूल्स हैं वो इससे डील करते हैं ऑर्डर 21 के सीपीसी में, राइट। अब वन बाय वन इसके रूल्स बेसिकली, तो ये पावर रूल 46A में एक्सरसाइज कर सकता है, राइट। नोटिस इशू करेगा कोर्ट थर्ड पार्टी को, राइट, ताकि वो अमाउंट जो है, ये बोलते हुए कि वो जो अमाउंट है जजमेंट डेटर जो गार्निशी है उसके पास, वो डायरेक्टली पे कर दे, डिक्री पे सच डेट टू द डिक्री होल्डर, डायरेक्टली डिक्री होल्डर को पे कर दे। 46B ये बोलता है कि गार्निशी जो है अगर वो कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होता है, उसको नोटिस दिया गया उसके बावजूद, तो ऐसे केसेस में इस ऑर्डर को उसके अगेंस्ट इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सकता है जैसे कि वो यहाँ पे जजमेंट डेटर है, उसके अगेंस्ट डिक्री एग्जीक्यूट की जा रही है, राइट। 46C बात करता है कि अगर गार्निशी जो है अपनी लाइबिलिटी को डिस्प्यूट करता है और ये बोलता है कि नहीं मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है डेट पे ऑफ करने की जजमेंट डेटर को, तो इस इशू को कोर्ट ऐसे डिसाइड करेगा जैसे कि ये एक सूट में कोई इशू, राइट। तो रूल 46C ये बोलता है कि अगर गार्निशी मान लो ये बोलता है, जैसे हमने वो एग्जांपल लिया था जहाँ पे जो गार्निशी है Z वो ये बोल देता है कि नहीं मेरी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं कोई डेट ओ ही नहीं करता हूँ, राइट। तो अब इस केस को कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या Z डेटर है V का, क्या कुछ पैसा ऐसा है जो Z ओ करता है विच Z इज सपोज टू पे टू V, राइट। 46D क्या बोलता है, ये कहता है कि जब कोर्ट सेटिस्फाइड है कि भाई वो अमाउंट जो Z ने डायरेक्टली जो हम मान लेते हैं T जो डिक्री होल्डर है उसको पे कर दिया है, तो ही विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज डेट, उसके बाद इसकी कोई देनदारी V के प्रति नहीं बचेगी, राइट। फिर 46F कहता है पेमेंट मेड बाय द गार्निशी आर कंसिडर्ड टू बी वैलिड डिस्चार्ज ऑफ डेट अगेंस्ट हिम, लगभग वही बात कह रहा है, राइट। 46H बोलता है ऑर्डर पास्ड इन गार्निशी प्रोसीडिंग्स आर अपीलेबल एज डिक्री, ये इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो गार्निशी का कंसेप्ट याद रखना है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है कि किस अमेंडमेंट से ये ऐड हुआ था, फिर आपको याद रखना है कि ये जो गार्निशी प्रोसीडिंग्स हैं इसमें जो ऑर्डर्स हैं क्या इनमें अपील होती है नहीं होती है, तो आपको ये याद रखना है कि इनमें अपील होती है और ये अपीलेबल है एज डिक्री। अब आता है कंसेप्ट रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम पढ़ते हैं रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखिए रेटेबल का मतलब आप समझ सकते हैं प्रोपोर्शनल एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें आपको समझने वाली चीज़ क्या है, एक तो सेक्शन 73 में ये प्रोवाइड किया गया है, आपको ये याद रखना है, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है और डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सीपीसी में कहाँ प्रोवाइड किया गया है, तो आपको उस चीज़ का आंसर पता होना चाहिए। तो अब सेक्शन 73 बेसिकली किस बारे में, ये बेसिकली बताता है कि जहाँ पे असेट्स जो हैं एक कोर्ट के पास हैं और कई सारे इंडिविजुअल्स हैं उन जो कि डिक्री होल्डर्स हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन लगा रखी है कोर्ट को एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए इन पेमेंट ऑफ मनी, ठीक है। तो वो जो एसेट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उन सारे लोगों के बीच में जिन्होंने वो एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन लगा रखी है। अब इसको हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए R है, RSTUV ये सब डिक्री होल्डर्स हैं, इन सबको
इन ये सब डिक्री होल्डर्स हैं और जजमेंट डेटर कौन है, एक्स। देखिए जजमेंट डेटर यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है, एक ही जजमेंट डेटर के अगेंस्ट ये सारे डिक्री होल्डर्स के पास डिक्री होनी चाहिए, तभी ये सेक्शन 73 अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि इन सब के पास डिक्री है, ठीक है, इन पांचों जो डिक्री होल्डर्स हैं इन सबसे एक्स ने पैसा ले रखा है, और अब इन सब ने अलग अलग और इनके पास डिक्री है, कोर्ट ने इनके फेवर में जजमेंट दिया हुआ है। अब ये एप्लीकेशन लगाते हैं कोर्ट में ये बोलते हुए कि भाई ये जो आपने जजमेंट दिया था वो हमारा आप क्या कीजिए, एग्जीक्यूट करवाइए, है ना। हमारा ये बोलता है मुझे 5 लाख रुपए मिलने हैं, ये बोलता है मुझे 3 लाख मिलने हैं, ये बोलता है मुझे 4 लाख मिलने हैं, ये एस बोलता है कि मुझे 6 लाख मिलने हैं पैसे, और आर बोलता है मुझे 8 लाख चाहिए। तो ये सारे लोग जो हैं ये सब एप्लीकेशन करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए कोर्ट में, और बोलते हैं कि भाई हमें एक्स जो कि जजमेंट डेटर है उससे वो पैसे दिलवाइए, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि अगर हम ये माने कि 8, 6, 14, 18, 20, 25, मान लीजिए जजमेंट डेटर के पास जो पूरी प्रॉपर्टी है वो 50 लाख से ऊपर की है, ठीक है, तो उसको टोटल पैसा पे कितना करना है इन लोगों को, 25 लाख ही पे करना है, ठीक है। तो इस केस में तो कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोर्ट अगर इसके पास इतना पैसा है, इतना कैश है, तो उस कैश से को अटैच करके पैसा दे देगा, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को बेच के इन सबको उतना पैसा दे देगा जितना इनका है, फुल सेटिस्फैक्शन हो जाएगा इनके अमाउंट का, राइट। बट रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कब करते हैं, तो यहाँ पे तो रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं। रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन तब करते हैं जब ये टोटल इसको जो देना है वो 25 लाख है, बट एक्चुअल में इसके पास जो अमाउंट है टोटल वो 15 लाख ही है। तो अब इस 15 लाख को बेसिकली क्या होता है, रेटेबली यानी कि प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन पांचों के बीच में, राइट। जिसको जितना ज्यादा अमाउंट चाहिए प्रोपोर्शन उसका उतना ही थोड़ा ज्यादा होगा, तो किसी को पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आर ने सबसे पहले एप्लीकेशन दी थी एग्जीक्यूशन की तो आर का पूरा 8 दे दिया, फिर एस ने दी तो एस का पूरा 6 दे दिया, फिर अब तो 1 लाख ही बचा, तो अब ये 3 लोग हैं, राइट। तो फिर टी ने दी तो टी को 1 लाख दे दिया, बोला कि अब वो तो पहले ले गए पैसे, अब हमारे पास पैसे ही नहीं बचे। कोर्ट ये बोलेगा कि भाई अब तो इस प्रॉपर्टी से कोई पैसा बचा ही नहीं, 15 लाख थे, 15 में 14 चले गए, एक तुम रख लो, बाकी 3 अब हम नहीं जानते हैं, और यू और बी को तो कोई पैसा ही नहीं मिला। तो ये सिचुएशन नहीं होगी। क्या होगा, कोर्ट क्या करेगा, प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनके बीच में, प्रोवाइडेड इन सबको कोर्ट के सामने कोर्ट में अप्लाई करना पड़ेगा फॉर एग्जीक्यूशन, राइट, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, प्रोपोर्शन के हिसाब से बांट देगा, मान लीजिए फेज 15 लाख को पांचों के बीच में, राइट। तो इसको हम कहते हैं रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है, बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है क्या, टू प्रिवेंट मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है, कि अलग अलग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स हो और उनमें फिर, ठीक है, अलग अलग सारी तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको उससे बचने के लिए, और दूसरा ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके ये जो लोग हैं इनके पैसे का, राइट, इनको जो जजमेंट डेटर है उसके पैसे का, उसकी प्रॉपर्टी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके डिक्री होल्डर के फेवर में, राइट। तो अब 73(1)(c), तो बेसिकली 73(1) तो वो बात बोलता है जो मैंने आपको बताई। अब 73(1) में प्रोविजो हैं ए, बी और सी, राइट, ए, बी और सी। ये बात करते हैं कि अगर प्रॉपर्टी मॉर्टगेज्ड है या उसमें कोई एनकम्बरेंस है, राइट, तब क्या होगा, ठीक है। तो ए ये बोलता है कि अगर प्रॉपर्टी जो बेची जा रही है वो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है, ठीक है, या उस प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज है, ठीक है। मैं इन दोनों का मीनिंग आपको समझा चुका हूं पहले, इसलिए दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे। मॉर्टगेज है या चार्ज है, अब इस प्रॉपर्टी को, अब तो बेसिकली क्या सीन है, अब ये जो ए है हम मान लेते हैं वो मॉर्टगेज ही है, उसने बी को पैसे दे रखे थे तो ऑब्वियसली उसको बी से पैसे चाहिए, राइट। मान लीजिए 5 लाख दे रखे थे इसने, तो अब यहाँ पे जब तो अब इसका जब एग्जीक्यूशन होगा इस प्रॉपर्टी का, तो मान लीजिए 10 लाख रुपीज मिले, तो ए को कितने पैसे दिए जाएंगे, मॉर्टगेजी को केवल 5 लाख रुपीज ही दिए जाएंगे, पूरे नहीं दिए जाएंगे 10 लाख, राइट। उसका जितना अमाउंट बनता है उसको उतना दे दिया जाएगा। अब जो बचा हुआ 5 लाख है, उस 5 लाख को क्या किया जाएगा, बाकी जो डिक्री होल्डर्स हैं उनके बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा, राइट। इसी तरीके से बी ये बोलता है कि जब कोई मॉर्टगेज प्रॉपर्टी है और उसको एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में बेचा जा रहा है, तो मॉर्टगेजी की कंसेंट से
मॉर्टगेजी की कंसेंट से उस प्रॉपर्टी को ऐसे ट्रीट किया जा सकता है जैसे उस पर कोई मॉर्टगेज हो ही ना। ऐसा क्यों किया जाता है? बेसिकली अगर किसी प्रॉपर्टी पे मॉर्टगेज होता है, कोई चार्ज होता है, कोई एनकम्बरेंस होता है, एनकम्बरेंस क्या होता है? बर्डन, कोई लाइबिलिटी। अगर ये होता है तो उस प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो अगर मॉर्टगेजी की कंसेंट से इसको इस तरीके से ट्रीट किया जाए जैसे कि उस पर कोई मॉर्टगेज है ही नहीं, कोई एनकम्बरेंस है ही नहीं, तो उसकी क्या है, उसका वैल्यू, उसका जो प्राइस है वो ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। तो इस वजह से उसको इस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। और जो भी अमाउंट आएगा तो वो तो मॉर्टगेजी को जो उसका अमाउंट एक्चुअल में ड्यू है, मान लीजिए उसको 7 लाख मिलने थे मॉर्टगेज मनी मॉर्टगेजर से, वो उसको पूरा दे दिया जाएगा, राइट। तो ये इस केस में बात करता है, ठीक है। फिर 73(1)(c बेसिकली बताता है कि किस ऑर्डर में पैसा दिया जाएगा। तो मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको एनकम्बरेंस कोई है, उसके ऊपर मॉर्टगेज है, उसका पैसा सेटिस्फाई करने के लिए उस प्रॉपर्टी को बेचा गया। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में सबसे पहले जो सेल करने में जो पैसा खर्च हुआ वो पे किया जाएगा। फिर उसके बाद डिक्री में जो अमाउंट है, मान लीजिए 4 लाख रुपए कोर्ट ने बोला कि इसको मिलने चाहिए डिक्री होल्डर को, तो वो उसको देने में खर्च हो जाएगा। फिर उसके बाद कोई भी जो इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल मनी है, ठीक है, सब्सिक्वेंट, यहाँ पे सब्सिक्वेंट वर्ड मिसिंग है, सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजेस में, ठीक है। मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ाया हुआ है सब्सिक्वेंट मॉर्टगेज और ये सब, आप वहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर और कोई अमाउंट बच रहा है जिसमें सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजेस हैं, राइट, वो उसको पे करने में, सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजेस कैसे होते हैं एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ बस, कि मान लीजिए पहले कोई प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी थी, पहले एक्स को मॉर्टगेज की गई, तो एक्स एक मॉर्टगेज ही हुआ। फिर उसके बाद यही प्रॉपर्टी वाई को कर दी गई, फिर जेड को कर दी गई। तो अब एक्स को पहले पैसा मिलेगा, फिर उसके बाद वाई को मिलेगा, फिर जेड को मिलेगा। इस तरीके से इस रेशियो में सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री किया जाता है, राइट। जो मॉर्टगेज मनी है उसको इस रेशियो में पे किया जाता है, ठीक है। तो अब जब एक्स का सेटिस्फाई हो गया है तो उसके बाद अगर कोई वाई और जेड का बचा हुआ है मॉर्टगेज मनी, तो इसका पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे को रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग डिक्री होल्डर्स, जो डिक्री होल्डर्स हैं उनके बीच में, जो बचे हुए जो डिक्री होल्डर्स हैं उनके बीच में, ठीक है। तो मान लीजिए ये पूरी प्रॉपर्टी जो थी 25 लाख की थी, 25 लाख में से एनकम्बरेंस का जो पैसा था वो 15 लाख निकल गया। अब ये 15 लाख निकल गया तो बचा कितना? 10 लाख बचा। अब इस 10 लाख को डिवाइड कर दिया जाएगा, जो बचे हुए 4 लोग हैं, मान लीजिए टोटल 5 लोग थे, तो बचे हुए 4 लोगों में इन 10 लाख को प्रपोर्शनेटली डिवाइड कर दिया जाएगा। जिसका जितना ज्यादा पैसा होगा उसका प्रपोर्शन उतना ही ज्यादा होगा, राइट। आई होप आपको ये चीज अब क्लियर होगी, ठीक है। अब 73 का सबसेक्शन 2 बेसिकली ये बात करता है कि ऐसे केस में जहां पे ऐसे व्यक्ति को कोई रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉपर्टी मिल गई है, जो एंटाइटल्ड, जो वो रिसीव करने के लिए, जो व्यक्ति वो प्रॉपर्टी रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं है, तो जो पर्सन एंटाइटल्ड है वो उस व्यक्ति को सू कर सकता है और उसे कंपेल कर सकता है कोर्ट के थ्रू कि वो रिफंड करे वो प्रॉपर्टी या वो जो पैसा जो उसको पैसा नहीं मिलना चाहिए था, राइट। मतलब एक गलत इंसान को कोर्ट ने क्या करा, रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा दे दिया, राइट। तो वाई को ऐसा लगता है कि नहीं, इसको नहीं मिलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था वो पैसा। तो वाई क्या करेगा, वाई एक्स के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा कोर्ट में और ये बोलेगा कि भाई ये पैसे का जो राइटफुल क्लेमेंट है वो मैं हूं, तो इसलिए वो पैसा मुझे मिलना चाहिए। अब 73 का जो सबसेक्शन 3 है वो बात करता है कि गवर्नमेंट जो है उसका हमेशा पहला अधिकार रहेगा किसी भी अमाउंट पे, राइट। जो भी डेट है, गवर्नमेंट का जो डेट है वो सबसे पहले चुकाया जाएगा, उसके बाद जो प्राइवेट पर्सन है उनका डेट आएगा, राइट। तो ये जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली एक कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन है कि क्राउन मस्ट हैव प्रायोरिटी ओवर अ प्राइवेट सिटीजन व्हेन इट कम्स टू डेट्स। तो मान लीजिए 4 लोग हैं, एक्स वाई जेड, राइट, एक्स वाई जेड ए, ठीक है। इन 4 लोगों ने कुछ 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए किसी को दे रखे हैं, मान लो आर को दे रखे हैं। साथ में उस आर ने गवर्नमेंट का भी 15 लाख रुपए ले रखा है। तो सबसे पहले किसको अमाउंट दिया जाएगा? आर को दिया। आर जो है सबसे पहले जो भी अमाउंट, जब आर की प्रॉपर्टी बेची जाएगी, कुछ भी होगा, अगर गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है तो, मान लीजिए गवर्नमेंट ने अप्लाई नहीं किया, इन 4 ने अप्लाई कर दिया और इन 4 ने अप्लाई कर दिया, उसके बाद इनको पैसा मिल गया, उसके बाद गवर्नमेंट अप्लाई करती है, तो फिर गवर्नमेंट का कोई क्लेम नहीं है। पर अगर गवर्नमेंट अप्लाई कर देती है और फिर ये लोग भी अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले गवर्नमेंट के 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। उसके जब वो 15 लाख दे दिए जाएंगे, उसके बाद बाकी जो पैसा बचेगा उसमें से इन बाकी 4 लोगों को पैसा दिया जाएगा, राइट। तो गवर्नमेंट का हमेशा फर्स्ट क्लेम होगा ओवर एनी डेट, ठीक है। अब देखिए, मनिकम वर्सेस आईटीओ मद्रास, इनकम टैक्स ऑफिसर मद्रास, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। किस बात पे?
कि जो रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर है अंडर सेक्शन 73 वो अपीलेबल नहीं है, उसके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती। क्या किया जा सकता है? केवल रिवीजन किया जा सकता है, अब रिवीजन में जा सकते हो, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये टेक्निकल पॉइंट है जो कि पूछा जा सकता है, ठीक है। अब सेक्शन 73 का ऑब्जेक्ट हम देख चुके हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को प्रिवेंट करना और एक लॉफुल और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स हो जाए, ये इंश्योर करना, राइट। अब हम कंडीशंस अगर देखें तो बेसिकली क्या है, एप्लीकेंट जो है कोर्ट को एप्लीकेशन देगा जो एसेट्स होल्ड करता है कि भाई हमें दे दो। एप्लीकेशन जो प्रॉपर्टी है उसकी सेल होने से पहले हमें दे देनी है, राइट। सेल हो गई उसके बाद क्या मतलब है, ठीक है। फिर उसके बाद जो केवल वो असेट्स पे क्लेम बनेगा जो असेट्स कोर्ट होल्ड करता है, राइट। केवल उन्हीं पे रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का क्लेम बनेगा, राइट। जो असेट्स बेसिकली कोर्ट ने अटैच करी हैं अपने पास, कोर्ट होल्ड कर रहा है, ठीक है। फिर सच डिक्री शुड हैव बीन अगेंस्ट द सेम जजमेंट डेटर, तो वो जजमेंट डेटर सेम होना चाहिए। हमने शुरुआत में देखा एक ही जजमेंट डेटर के अगेंस्ट मल्टीपल डिक्रीज जो हैं वो होनी चाहिए, तो उस केस में सेक्शन 73 अप्लाई होता है, राइट। तो 73 डज नॉट रिक्वायर अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर एक्स ने जो जजमेंट डेटर है उसके अगेंस्ट एक एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाई है तो सेपरेटली उसको एक और एप्लीकेशन रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं लगानी है, वो इसी एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन में ये एप्लीकेशन जो है वो सफिशिएंट होगी, राइट। ऐसा नहीं है कि अलग अलग एप्लीकेशन, जो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन लगाई है उसी में आप बोल सकते हैं रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट। और अगर आपने नहीं भी बोला है पर 4 लोग ऑलरेडी हैं जिन्होंने उस तरह की एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगा रखी है, तो कोर्ट को भी पता है कि यहाँ पे रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है, क्योंकि उतना जो प्रॉपर्टी है या जो अमाउंट है जजमेंट डेटर का सफिशिएंट नहीं है कि सारे जो डिक्री होल्डर्स हैं उनको उनका कंप्लीट सेटिस्फैक्शन हो जाए, ठीक है। अब 2 टॉपिक्स और हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, एक है क्रॉस डिक्री, राइट, और दूसरा है क्रॉस क्लेम्स। तो क्रॉस डिक्री बेसिकली रूल 18 में डिस्कस किया है। क्रॉस डिक्री का क्या मतलब है, देखो हम ऐसे समझते हैं इसको, एक्स प्लेंटिफ है, वाई डिफेंडेंट है, इस C1 कोर्ट में केस चल रहा है इन दोनों के बीच में। केस जो था उसकी डिक्री जो है D1 किसके फेवर में आ गई है, हम मान लेते हैं वाई के फेवर में आ गई है, ठीक है। दूसरा केस भी इन दोनों के बीच में चल रहा है और उसकी डिक्री जो D2 है वो X के फेवर में आ गई है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, एक डिक्री में कोर्ट ने ये बोला कि भाई 10 लाख रुपए जो है वाई विल गेट 10 लाख रुपीज। इसमें इसने बोला कि जो X है ही विल गेट 12 लाख रुपीज, ठीक है। तो 2 अलग अलग डिक्री हैं, सेम सूट है, 2 अलग अलग डिग्री हैं, 2 अलग अलग सूट्स में सेम कोर्ट में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स चल सकती हैं। तो मान लो वाई ने क्या किया, वाई ने एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई किया कोर्ट में C1 में कि हमारा आप ये एग्जीक्यूशन कर दीजिए। तो जब एग्जीक्यूशन कर दीजिए ये बोला तो यहाँ पे क्या है, 10 लाख रुपए वो मांग रहा है एक्स से। उसी केस में जो वाई है, अब जो एक्स है, एक्स के फेवर में दूसरी डिग्री है, एक्स ये बोलेगा कि ठीक है भाई आप बोल रहे हो कि एग्जीक्यूशन कर दीजिए, मेरे फेवर में भी तो 12 लाख की डिग्री है, तो एक्चुअल में जो 10 लाख रुपए मैं आपको देने वाला था वो 10 लाख रुपए इसी में से सेटिस्फाई हो जाएंगे, अब आप मुझको 2 लाख रुपए जो बचा हुआ है वो देंगे। हमने सेट ऑफ पढ़ा था ना, तो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। तो क्रॉस डिग्री का मतलब क्या है कि जहां पे 2 अलग अलग सूट्स हैं, सेम कोर्ट 2 अलग अलग डिग्री दे रहा है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, उस चीज को हम बोलते हैं क्रॉस डिग्री। जब एग्जीक्यूशन होगा तो अलग अलग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं फाइल की जाएंगी, एक ही एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में, राइट। इससे क्यों हम मल्टीपल एग्जीक्यूशन करें, पहले वाई को हम 10 लाख दिलवाएं, फिर वाई से हम एक्स को 12 लाख दिलवाएं, इससे अच्छा है हम वाई से एक्स को सीधा 2 लाख रुपए दिलवा दें, राइट। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस डिग्री, ठीक है। अगर अमाउंट इक्वल है, मान लो इस केस में भी 10 लाख था, इसमें भी 10 लाख था, तो दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा, कोर्ट एक ऑर्डर पास कर देगा ये बोलते हुए एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कि भाई जो इनका पूरा एग्जीक्यूशन है, जो इनका डेट है वो डिस्चार्ज हो चुका है, कंप्लीटली सेटिस्फाई हो चुका है, ठीक है। अगर अमाउंट इक्वल नहीं है तो जिसको ज़्यादा
ज़्यादा अमाउंट जिसका है, मतलब जिसको पैसा जो बैलेंस है वो मिलना है, उसको वो उतना पैसा दे दिया जाएगा, जैसे ऊपर वाले केस में 2 लाख रुपीज़ दे दिया गया था। ठीक है। अब कंडीशंस फॉर क्रॉस डिक्री, क्या कंडीशंस होती हैं क्रॉस डिक्री के लिए? देखिए, कंडीशन जो क्रॉस डिक्री है वो एक डिफरेंट एंड डेफिनेट सम्स ऑफ मनी पे होना चाहिए। यहाँ पे डेफिनेट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अमाउंट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कितना अमाउंट है, राइट। डिग्री 1 में भी अमाउंट फिक्स होना चाहिए और डिग्री 2 में भी अमाउंट क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। ठीक है। फिर सेपरेट सूट्स में वो डिग्री आई होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग सूट्स में वो डिग्री आई होनी चाहिए। ठीक है। तो डिग्री होल्डर जो एक डिग्री एक में, एक बंदा जो एक सूट में एक डिग्री में डिग्री होल्डर हो, वो दूसरे में जजमेंट डेटर होना चाहिए। वैसे ही था ऊपर, एक में एक्स के फेवर में आई थी डिग्री, एक में ये डिग्री होल्डर था, दूसरे में वाई डिग्री होल्डर था, राइट। और ये दोनों, तो जिसमें एक्स डिग्री होल्डर था तो वाई जजमेंट डेटर था, और जिसमें वाई डिग्री होल्डर था उसमें एक्स जजमेंट डेटर था। ठीक है। फिर ईच पार्टी मस्ट फुलफिल द सेम कैरेक्टर इन बोथ द सूट्स, ये हमने सेट ऑफ में पढ़ा था ये कंसेप्ट, राइट। फिर उसके बाद इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टीज जो हैं दोनों सूट्स में जो है, मतलब कैरेक्टर सेम होने का मतलब क्या होता है कि जैसे एक ने दूसरे से कर्ज लिया तो दूसरे ने एक से कर्ज लिया, राइट। सेम, मतलब जो केस है वो मोर और लेस उस तरह का सेम सिमिलर लाइंस पे होना चाहिए, राइट। अब फिर बोथ डिक्रीज मस्ट बी केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन बाय द सेम कोर्ट एट द सेम टाइम। अभी जो दोनों डिक्रीज हैं ये केपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन होनी चाहिए सेम कोर्ट एट द सेम टाइम, मतलब ऐसा होना चाहिए कि इन कोर्ट जो दोनों डिक्रीज हैं वो उनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल है उनको एग्जीक्यूट करना, राइट। फिर एप्लीकेशन शुड हैव बीन मेड टू द कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ बोथ द डिक्रीज, दोनों डिक्रीज का एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट को एप्लीकेशन दी गई होनी चाहिए। इसके हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, पहला देख लेते हैं और चौथा देख लेते हैं। ए होल्ड्स अ डिक्री अगेंस्ट बी, अब ए यहाँ पे क्या है? डिक्री होल्डर। बी क्या है? जजमेंट डेटर। 1000 रुपीज की डिग्री ए के फेवर में है, जो जो ये कहती है कि बी जो है, बी इज सपोज टू पे 1000 रुपीज टू ए, राइट। बी होल्ड्स अ डिग्री अगेंस्ट ए, अब बी के पास भी अब एक डिग्री है। अब एक केस में बी क्या है? डिग्री होल्डर, और ए क्या हो गया? जजमेंट डेटर ऑफ ₹1000 इन केस ए फेल्स टू डिलीवर सर्टेन गुड्स एट अ फ्यूचर डे। तो भाई सर्टेन गुड्स एट अ फ्यूचर डे जब डिलीवर नहीं कर पाएगा तब वो अमाउंट ड्यू होगा। तो क्या मतलब है? क्या ये तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता क्लेम, राइट। तो इस केस में क्या क्रॉस डिग्री का की सिचुएशन है ये? नो। यहाँ पे इस रूल के अंदर हम इन दोनों डिग्रीज को क्रॉस डिग्री की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, राइट। अब ए एंड बी जो है वो को प्लेंटिव्स हैं, वो एक डिग्री सी के अगेंस्ट 1000 रुपी की ऑब्टेन करते हैं। फिर सी एक डिग्री ऑब्टेन करता है 1000 रुपीज बी के अगेंस्ट। क्या सी ट्रीट कर सकता है इस डिग्री को एज क्रॉस डिग्री अंडर दिस रूल? नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों, इनकी लाइबिलिटी जो है, राइट, ये को प्लेंटिव्स है, इनकी यहाँ पे लाइबिलिटी ज्वाइंट एंड सेवरल नहीं है। हमने जब सेट ऑफ पढ़ा था तब इस तरह के इलस्ट्रेशन हमने तब भी किए थे, राइट। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अब देखिए ए बी सी डी एंड ई आर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल। देखो ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल का क्या मतलब होता है? ज्वाइंटली, राइट। तो अब इस केस में क्या है? ए एंड बी को प्लेंटिव्स हैं, इन दोनों के पास डिक्री है। यहाँ पे ये क्या है? डिक्री होल्डर है। डिक्री किसके अगेंस्ट है? सी के अगेंस्ट है, ये जजमेंट डेटर है। अब सी क्या है? यहाँ पे डिक्री होल्डर है किसके अगेंस्ट? केवल बी के अगेंस्ट, राइट। तो यहाँ पे सी जो है ये होल्ड नहीं, ये नहीं मान सकता है कि ये जो क्रॉस डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों के अगेंस्ट है, एक के अगेंस्ट नहीं है। अब देखिए, ए बी सी डी एंड ई आर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर ₹1000। ए बी सी, अब ज्वाइंटली और सेवरली का क्या मतलब होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि इन पांचों में से किसी से भी, या तो इन पांचों से वो पैसा लिया जा सकता है, या फिर किसी एक से भी, किसी भी एक को पकड़ के बोला जा सकता है कि आप पूरा पैसा चुकाओ, राइट। ये एफ जो है, एफ इसको इनको सबको बोल सकता है कि भाई आप 200 रुपए करके दे दो, या फिर इनमें से किसी भी एक को पकड़ सकता है और बोल सकता है पूरा पैसा दे दो। जो बंदा पूरा पैसा देगा वो बचे हुए 4 लोगों से बाकी पैसा अपना वसूल कर लेगा, जो सबके हिस्से में आता है वो हो जाएगा। बट स्टिल एफ के पास ये पावर है, ये राइट है कि वो किसी से भी ये पैसा ले ले, राइट। तो अब ये सिचुएशन है कि ए बी सी डी एंड ई जो है ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल है 1000 रुपीज देने के लिए किसको? एफ को। तो एफ क्या हुआ? डिक्री होल्डर, और ये क्या हो गए? ये है जजमेंट डेटर, ठीक है। अब ए जो है ऑब्टेन करता है डिक्री फॉर ₹1000। अब ए बाद में क्या करता है? उसको एक डिक्री 100,000 रुपए की, यहाँ पे क्या हो जाता है? ए डिग्री होल्डर हो जाता है। 1000 रुपीज की डिक्री वो ऑब्टेन करता है अगेंस्ट एफ, राइट।
अब इस केस में क्या वो क्रॉस डिक्री की तरह ट्रीट कर सकता है इस केस को? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी है, जबकि यहाँ पे ये को प्लेंटिव्स थे, इनका जो क्लेम था वो अलग अलग नहीं था, वो एक साथ था, राइट? जबकि यहाँ पे ये ए को भी, जो एफ है, ये ए को भी बोल सकता है कि आप 1000 रुपए दो। अब मान लो, इसको मैं आपको दूसरे थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताता हूँ, तो आपको शायद इसका लॉजिक और इसका रीजन समझ आ जाएगा क्यों ऐसा है। मान लीजिए ये ए बी सी डी ई, ये 5 हैं, इनको 1000 रुपीज़ चाहिए, सॉरी ये 1000 रुपीज़ देंगे किसको? ये लायबल हैं देने के लिए एफ को, ठीक? फिर क्या हुआ? एफ अब लायबल है 1000 रुपीज़ देने के लिए किसको? ए को, ठीक है? तो एक जगह पे ये पांचों लायबल हैं एफ को 1000 रुपए देने के लिए, और दूसरी जगह पे एफ लायबल है ए को 1000 रुपए देने के लिए। अब हम ये देखते हैं, हम मान लेते हैं कि एफ जो है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स फाइल करता है और ए को बोलता है, क्योंकि ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल है तो वो किसी को भी बोल सकता है इनमें से देने के लिए। अब मान लो वो ए को बोलता है कि कोर्ट में एप्लीकेशन डालता है और बोलता है कि ए जो है 1000 रुपए पे करे मुझे, क्योंकि ये ज्वाइंटली एंड सेवरल लायबिलिटी का केस है। तो यहाँ पे ए जो है ये कह सकता है कि 1000 रुपए अगर मुझे इनको देने हैं ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी के तहत, तो ये भी तो मुझे 1000 रुपए देने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास भी तो डिग्री है 1000 रुपए की। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस चीज़ का ये डिफेंस ले सकता है और ये क्रॉस डिग्री कहलाएगी, राइट? तो यहाँ पे अमाउंट, कोई किसी को कोई भी पैसा नहीं देगा, यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, अमाउंट सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट? आई होप आपको अब ये क्लियर होगा। इसको हम कहते हैं क्रॉस डिक्री, जो दो अलग अलग सूट में अलग अलग जो डिक्रीज आती हैं, राइट, उसको हम क्रॉस डिक्री कहते हैं, राइट? जहाँ पे ये पॉसिबल है कि उन दोनों डिक्रीज को एक साथ एग्जीक्यूट किया जा सके, वहाँ ये प्रोविजन अप्लाई होंगे। अब एक और चीज़ होती है क्रॉस क्लेम्स। तो देखिए, हमने सेट ऑफ पढ़ रखा है। सेट ऑफ के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो हम सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते, राइट? तो जहां पे सेट ऑफ एप्लीकेबल नहीं है वहां पे हम ये मान सकते हैं कि क्रॉस क्लेम एप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है? कंसेप्ट लगभग सेम है। कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए एक केस में सेम सूट में, देखिए क्रॉस डिग्री में सूट अलग अलग थे, यहाँ पे सेम सूट है। सेम सूट में ए जो है, कोर्ट ने बोला है कि ए विल गेट 5 लाख एंड बी विल गेट 7 लाख, सेम सूट में, ठीक है? इन दोनों ने एक दूसरे को अगेंस्ट केस किया था, तो कोर्ट का जजमेंट ही आया है, राइट? अब या तो ऐसा हो कि ये अलग अलग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग फाइल करें, या एक ही में जो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है वहां पे ये दोनों क्लेम करें एक दूसरे के अगेंस्ट, राइट? ए जो है वो बोले कि मुझे 5 लाख रुपए दिलवाओ बी से, और बी बोले कि मुझे 7 लाख रुपए दिलवाओ ए से। तो अब यहाँ पे क्या होगा? इस अमाउंट को एडजस्ट कर दिया जाएगा, केवल 2 लाख रुपए, क्योंकि ये ज़्यादा है तो 2 लाख रुपए किसको दे दिए जाएंगे? बी को दे दिए जाएंगे। इसी को, यही कहलाता है क्रॉस क्लेम्स, राइट? क्रॉस क्लेम, ठीक है? रूल 19 ऑफ ऑर्डर 21 क्रॉस क्लेम से डील करता है। ये बेसिकली क्या है? एक रूल ऑफ प्रोसीजर है, ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे बेस्ड है, ठीक है? ठीक क्या? क्योंकि भाई अगर 5 लाख रुपए इसको रिकवर करने हैं और ए को, और 7 लाख रुपए बी को रिकवर करने हैं ए से, तो ए कैसे जाके बोल सकता है बी को कि नहीं मुझे 5 लाख रुपए दो? भाई यहाँ पे तो राइट बी का है कि वो बी से 2 लाख रुपए और ले, क्योंकि बचा हुआ है 5 लाख रुपए, वो आपस में सेट ऑफ हो गए तो 2 लाख तो बचा ही हुआ है, राइट? तो ऐसे केसेस में ये जो प्रोसीडिंग्स हैं, ये इनको कहा जाता है क्रॉस क्लेम्स, राइट? इससे कोर्ट का समय बचता है, राइट? अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज बचती हैं, और जो प्रोसीडिंग्स हैं वो इजी हो जाती है, राइट? तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर 21 खत्म होता है, एग्जीक्यूशन खत्म होता है। मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है एग्जीक्यूशन, राइट? जनरली इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है कहीं पे भी, फिर भी मैंने आपको जितना मैक्सिमम हो सकता था मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। जो कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट था, जो कुछ भी थोड़ा भी रेलेवेंट हो सकता था, मैंने पढ़ाया, राइट? हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।